गाइस, मैं हूं ईशा और आप सबका स्वागत है स्टडी लाइफ में। हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का पार्ट 2, जिसका पहला सब टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल लिया इंक्रीजिंग का फर्स्ट। तो आपको मतलब क्वेश्चंस में प्लस माइनस टाइप नहीं दिया रहेगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम से दिए रहेंगे। इसका पूरा एक एक्सरसाइज है, तो मैंने उसमें से एक एग्जाम्पल लिया है। पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन 2001 वाज 18,500. It increased by 14,000 till 2005. Find the total population of UP in 2005. इसमें कुछ नहीं करना है। इंक्रीज्ड का मतलब यहाँ पे बड़ा है यूपी का पॉपुलेशन कितने से, 14,000 से बढ़ा है यूपी का पॉपुलेशन 2001 से 2005 के बीच में। तो आपको क्या करना है, आपको पुराना वाला वैल्यू लेना है। पुराना वाला वैल्यू पहले कितने पॉपुलेशन था, 18,500 था। बाद में कितना इंक्रीज्ड हुआ, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कितना हुआ हमारे पास, यहाँ पे इंक्रीज पॉपुलेशन हमारे पास हो गया 14,000। अब आपको ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इन सबको प्लस कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि 2005 में टोटल वैल्यू कितना, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया था यूपी का। तो आपको यहाँ पे प्लस करना है। $18,500 प्लस 14,000, फिर यहाँ पे 500, फिर यहाँ पे आपके पास हो जाएगी 32,500। टोटल यूपी का पॉपुलेशन 2005 में 32,500 हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीज मतलब वही प्लस करना है आपको। और मान लो डिक्रीज़ पे आया, तो मान लो यहाँ पे हम इसको कट करके डिक्रीज़ लिख देंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब आपको देखिए क्वेश्चन में आपको इसको माइनस कर देना होगा। इसी में आपको 18,500 और 14,000 को माइनस कर देना होगा। तो आपको पता चल जाएगा इसका डिक्रीज़ कितना हुआ। 2005 मतलब पॉपुलेशन घट गया। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 500 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4। तो आपके पास यहाँ पे टोटल हो जाएगा 4,500। टोटल पॉपुलेशन यूपी की हो गई थी 2005 में, डिक्रीज़ हो गया था। तो ये आपका हो जाएगा। हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का पार्ट 2, जिसका पहला सब टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल लिया इंक्रीजिंग का फर्स्ट। तो आपको मतलब क्वेश्चंस में प्लस माइनस टाइप नहीं दिया रहेगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम से दिए रहेंगे। इसका पूरा एक एक्सरसाइज है, तो मैंने उसमें से एक एग्जाम्पल लिया है। पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन 2001 वाज 18,500. It increased by 14,000 till 2005. Find the total population of UP in 2005. इसमें कुछ नहीं करना है। इंक्रीज्ड का मतलब यहाँ पे बड़ा है यूपी का पॉपुलेशन कितने से, 14,000 से बढ़ा है यूपी का पॉपुलेशन 2001 से 2005 के बीच में। तो आपको क्या करना है, आपको पुराना वाला वैल्यू लेना है। पुराना वाला वैल्यू पहले कितने पॉपुलेशन था, 18,500 था। बाद में कितना इंक्रीज्ड हुआ, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कितना हुआ हमारे पास, यहाँ पे इंक्रीज पॉपुलेशन हमारे पास हो गया 14,000। अब आपको ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इन सबको प्लस कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि 2005 में टोटल वैल्यू कितना, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया था यूपी का। तो आपको यहाँ पे प्लस करना है।
18,500 प्लस 14,000, फिर यहाँ पे 500, फिर यहाँ पे आपके पास हो जाएगी 32,500। टोटल यूपी का पॉपुलेशन 2005 में 32,500 हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीज मतलब वही प्लस करना है आपको, और मान लो डिक्रीज़ पे आया तो मान लो यहाँ पे हम इसको कट करके डिक्रीज़ लिख देंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब आपको देखिए क्वेश्चन में आपको इसको माइनस कर देना होगा। इसी में आपको 18,500 और 14,000 को माइनस कर देना होगा, तो आपको पता चल जाएगा इसका डिक्रीज़ कितना हुआ। 2005 मतलब पॉपुलेशन घट गया। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 500 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4, तो आपके पास यहाँ पे टोटल हो जाएगा 4,500। टोटल पॉपुलेशन यूपी की हो गई थी 2005 में, डिक्रीज़ हो गया था। तो ये आपका हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ, दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मतलब आपको 3 टाइप्स के दिए रहते हैं, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। तो इसमें क्या करना रहता है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे आप मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आपका मतलब मैंने दिया है। तो अब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का मतलब मान लो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 37, तो इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा, मतलब इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा, इसका नियरेस्ट टेंस होगा 40, क्योंकि यहाँ पे 37 मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसका नियरेस्ट टेंस यहाँ पे 40 होगा, क्योंकि बस तीन प्लेस के बाद ही 40 आ जाता है। हम लोग नियरेस्ट टेंस यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे 30 नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। नियरेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पास में, तो यहाँ पे हमारे पास 37 का नियरेस्ट हो जाएगा 40, क्योंकि बस 3 प्लेसेस के बाद ही है। और अब हमारे पास आता है 32, तो मान लो यहाँ पे हमारे पास ये है 32, तो इसका नियरेस्ट टेंस हो जाएगा 30, क्योंकि सिर्फ ये एक ही प्लेस के बाद है, तो इसका नियरेस्ट टेंस हो जाएगा 30, मतलब जो पास में है टेंस के प्लेस में, तो वो हो जाएगा इसका नियरेस्ट टेंस। तो 32 का नियरेस्ट टेंस हो जाएगा 30। तो हमारा नेक्स्ट है 35, इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा, क्योंकि ये तो बीच का है ना, हम कैसे समझेंगे कि ये इसमें आएगा 40 में आएगा या कि 30 में आएगा। तो इसका वे है, इसका रूल है कि अगर मान लीजिए कोई 5 है बीच वाला, तो ये हमेशा आगे की तरफ जाएगा, पीछे का नहीं होगा, इसका पीछे का नहीं होता है, आगे पे ही जाता है। तो मान लो यहाँ पे 35 है, तो इसका नियरेस्ट टेंस हो जाएगा 40 ही होगा, इसका भी नियरेस्ट टेंस पीछे की तरफ नहीं जाता, आगे की तरफ ही जाएगा। नियरेस्ट टेंस मतलब उसके पास वाला टेंस का पोजीशन, तो ये हो जाता है नियरेस्ट टेंस का मतलब। अब हम आते हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स पे। तो नियरेस्ट 100 सेम टू सेम ही होता है, बस अब इसमें हंड्रेड्स के मतलब प्लेस, हंड्रेड्स में देखना है हमको, हंड्रेड्स के प्लेस में थोड़ा बड़ा डिजिट हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने एक ही एग्जांपल लिया है सारे में, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 में। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 370 का नियरेस्ट हंड्रेड्स क्या है। 370 का नियरेस्ट हंड्रेड्स होगा 400, क्योंकि सिर्फ 30 के बाद मतलब 30 प्लेसेस के बाद ही 400 आ जाता है ना, 370 के बस 30 ऐड करने पे ही 400 आ जाएगा। तो ये इसका नियरेस्ट हंड्रेड्स हो जाएगा। तो हम ऐसे ही देखते हैं 320 का, अब इसका नियरेस्ट हंड्रेड्स हो जाएगा 300, ये इसका नियरेस्ट हंड्रेड्स हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 220 मतलब 20 के प्लेस के बाद अगर 220 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा ना, तो ये एकदम पास में है। ये इसका 400 नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे प्लेस है और यहाँ पे कम दूरी में ही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एकदम पास में। 5 से जितने पीछे होते हैं वो पीछे जाते हैं, और 5 से जितने आगे होते हैं वो आगे जाते हैं, और जो 5 होता है वो भी आगे जाता है। ये एक रूल है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो अब यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी 400 ही होगा, क्योंकि 5 हमेशा आगे जाता है, इसका रूल है। और उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं नियरेस्ट 1000 पे।
नियरेस्ट 1000 पे यहाँ पे और थोड़ा बड़ा नंबर हो गया तो आपको थाउजेंड्स के प्लेस पे देखना पड़ेगा। अब हमने टेंस के प्लेस में देखा, हंड्रेड्स के प्लेस में देखा, अब हमको थाउजेंड्स के प्लेस में देखना होगा। तो 3700 यहाँ पे है तो ये 400 में आएगा, मतलब 4000 इसका नियरेस्ट 1000 होगा, नियरेस्ट 1000 होगा इसका 4000, क्योंकि सिर्फ 300 के बाद ये जाता है। फिर उसके बाद सेम टू सेम इसका ये हो जाएगा 3000। बस प्लेसेस बदल रहा है, टेक्निक वही है, रूल भी वही है। अब यहाँ पे 3500 है, अब ये 5 है तो रूल है कि आगे ही जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं 4000। तो मैंने ये एक ही एग्जाम्पल लिया था क्लैरिटी के लिए। ऐसा ही होता है, इसका रूल होता है, इसका रूल होता है कि जो 1 2 3 4 जो 5 से पीछे के नंबर होते हैं वो पीछे जाते हैं, और जो 5 के आगे के नंबर होते हैं वो आगे जाते हैं, और जो 5 होता है वो भी हमेशा आगे जाते हैं। इसका रूल है, ये बदलेगा नहीं कभी भी। तो हमारे पास ये हो गया पूरा एस्टिमेशन, टेंस, 100 एंड 1000, ये वाला भी हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है एस्टिमेटेड सम एंड डिफरेंस। तो सम मतलब जो एडिशन का आंसर होता है उसे हम सम बोलते हैं, और जो सब्ट्रैक्शन का आंसर होता है उसे हम डिफरेंस बोलते हैं। तो ये है इन दोनों, मैंने बता दिया सम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं एस्टिमेटेड सम और एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या होता है। तो पहले देखते हैं एस्टिमेटेड सम क्या होता है। एस्टिमेटेड सम मतलब होता है, आपको मान लो कुछ क्वेश्चन दिया होगा, पहले मैं छोटे नंबर्स लेती हूँ, जैसे मान लो आपको दिया होगा 370 और लिखा होगा क्वेश्चन में 370 प्लस 480, और लिखा होगा कि आपको इसका एस्टिमेटेड सम निकालना है। तो आपको ये कैसे करोगे, पहले आपको इन दोनों को एस्टिमेट करना होगा, फिर राउंडिंग ऑफ जो अभी हमने देखा था एस्टिमेशन टेंस, हंड्रेड्स और 1000 में देखा था। अब ये 3 डिजिट का है दोनों, तो हमें इसमें हंड्रेड्स का यूज़ करना होगा। तो ये 370 है तो ये किसके पास आएगा, ये 400 के पास आएगा, और ये 480 है तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 500 होगा, क्योंकि सिर्फ 20 प्लेसेस के बाद ही है ना। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 500 प्लस 400, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 900, वो हमारा हो जाएगा एस्टिमेटेड सम। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जो पूछा गया था कि इसका एस्टिमेटेड सम बताओ, तो ये हमारा हो जाएगा एस्टिमेटेड सम। इसमें आपको पहले दोनों का एस्टिमेशन निकालना होगा, फिर राउंडिंग ऑफ, उसके बाद आपको उन दोनों के आंसर्स को प्लस कर देना होगा, तो आपके पास ये पूरा आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट एकदम सेम है, बस माइनस है। माइनस का जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी दूसरा कुछ एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पे मान लो 340 माइनस 40 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे एस्टिमेशन टू नियरेस्ट टेंस, इसमें यूज़ करेंगे, और एस्टिमेशन टू नियरेस्ट 100 इसमें यूज़ करेंगे। दोनों में अलग अलग, इसमें पहले सेम था ना, 100 में ही दोनों नियरेस्ट था, अभी अलग अलग है। तो इसका हमारे पास हो जाएगा नियरेस्ट 340 है, तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका नियरेस्ट हमारे पास हो जाएगा 300, और इसका नियरेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट हमारे पास हो जाएगा, इसका नियरेस्ट हमारे पास हो जाएगा 40 ही रहेगा, क्योंकि 40 है तो 40 ही रहेगा, इसका चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, अब हमको इन दोनों को माइनस करना होगा। नेक्स्ट प्रोसेस वही सेम टू सेम है, यहाँ पे माइनस करना होगा, यहाँ पे प्लस करना होगा, और यहाँ पे हमने नियरेस्ट निकाल दिया। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 300 और यहाँ पे 40, 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम इससे कैरी ऑन करना पड़ेगा, फिर 10 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो 260 हमारे पास हो जाएगा एस्टिमेटेड डिफरेंस।
तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने समझ लिया एस्टिमेटेड सम क्या होता है, एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या होता है। सेम चीज़ है, बस ये माइनस है और ये प्लस है। हमें पहले इन दोनों का नियरेस्ट निकालना होगा, क्वेश्चन में जो दो दिए होंगे तो उसके बाद हमें उसे फिर प्लस कर देना होगा, फिर उसके बाद जो नीचे का आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा एस्टिमेटेड सम, और यही हो जाएगा हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो अब हम बढ़ते हैं एस्टिमेटेड प्रोडक्ट की ओर। तो अब एस्टिमेटेड प्रोडक्ट वही होता है जैसे हमने एस्टिमेटेड सम किया, डिफरेंस किया, तो अब एस्टिमेटेड प्रोडक्ट करना है। तो आपके पास दो क्वेश्चन मान लो दिए हुए हैं, 420 इंटू, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटू 550। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। तो पहले इन दोनों का हम लोगों को एस्टिमेटेड राउंडिंग ऑफ या फिर एस्टिमेशन निकालना होगा। तो इसका हमारे पास हो जाएगा 420 का हो जाएगा हमारे पास 400 हो जाएगा, क्योंकि 420 400 के पास में है ना कि 500 के पास में, क्योंकि बस 20 का ही डिफरेंस है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 400, इसका एस्टिमेशन या फिर राउंडिंग ऑफ, और उसके बाद 550 का हमारे पास हो जाएगा राउंडिंग ऑफ 550। अब 50 पे है तो ये पीछे नहीं जाते, इसका रूल है कि ये आगे ही जाएगा, तो इसका हो जाएगा 600। तो ये इसका एस्टिमेटेड वैल्यू हो गया। अब इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों के बीच में क्या है, इनटू का साइन है। अब हमारे पास जो आंसर आ गया उसे बस हमें इनटू कर देना है। तो ये हो गया 400 600 इंटू, इसका ईजी वे बताती हूँ जिसमें ज़ीरो रहते हैं। ये सिर्फ ज़ीरो वाले नंबर्स के लिए होते हैं जिसके एंड में ज़ीरो होते हैं और कोई नंबर्स नहीं होते हैं। तो आप पहले 6 इंटू 4 कर लो। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। तो यहाँ पे 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद पीछे जितने जीरो हैं दोनों में ऐड कर लो। यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो हैं, दोनों का ऐड किया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वही पीछे लगा तो आपका इसका पूरे का आंसर यही हो जाएगा। ये बड़े बड़े मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इजी मेथड है जिसमें सिर्फ पीछे ज़ीरो होता है, कोई नंबर होगा तो उसका नहीं है, ये उसका आपको पूरा करना ही पड़ेगा। और जब ज़ीरो रहता है तभी आपको आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आ गया, ये आपका हो गया एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। तो हमने एस्टिमेटेड सम देख लिया, एस्टिमेटेड डिफरेंस देख लिया, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट देख लिया, हमारा पूरा हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आई का मतलब 1 होता है, 1i इज इक्वल टू, ये इसका मतलब 1 होता है। तो 3 तक तो 3i प्लस करेंगे, 3i प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3। तो ये हमारा नॉर्मल 3 तक होता है। अब 3 के बाद जो हमारे पास यहाँ पे v है, v इंडिकेट करता है v इज इक्वल टू 5, एक v 5 के बराबर होता है। ये हमको लर्न करने होते हैं कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स जो मैंने यहाँ पे लिख चुके हैं, 1 5 x l c d m। ये आपको पूरा नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए कि इस एक का कितना मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब हम आते हैं अपने v पर। v का मतलब होता है 5, तो हम 4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, v माइनस 1। तो इसको यहाँ पे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे v, और अगर आपको माइनस करना है किसी भी चीज़ को तो आप पीछे लिखोगे। तो ये हो गया हमारा i यहाँ पे है, हम इसको अलग से लिखते हैं i, और ये v है, ये माइनस हो रहा है यहाँ पे। अगर आप पीछे लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और अगर आप यही चीज़ नीचे, अगर आप यही चीज़ v के i आगे लिखोगे, v के आगे i, तो ये आपका हो जाएगा 6। बस यही डिफरेंस है, आपको बहुत लर्न करना होगा कि v के पीछे मतलब किसी भी इसके l के मान लो पीछे कर दे i, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। पीछे अगर आपने किसी भी लेटर को लिखा तो माइनस हो जाएगा, आगे लिखोगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4 और 6 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये आपको लर्न करना होगा, फिर आप लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा 6 और 5 और 6 हमने पढ़ लिया, 4 5 6 हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं 7 पे। तो 7 में भी वही हुआ है, एक v है और प्लस
2 बार i है तो ये 7 बन गया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। आगे है ना तो प्लस हो गया, तो यहीं 8 पे भी 3 बार है। उसके बाद 9 चेंज हो जाता है, 9 हमारे पास चेंज हो जाएगा। 9 में एक x का मतलब क्या होता है 10 होता है, तो x का मतलब यहाँ पे 10 होगा, तो 9 क्या है 10 से थोड़ा सा कम है, तो माइनस के लिए यहाँ पे हम i लिख देंगे। तो अब जब हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा 1x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 इजिकल टू 9। और ये 10 x का मतलब 10, x का मतलब हमारे पास हो जाएगा इजिकल टू 10। ये जो 1 से लेकर 10 तक के न्यूमरल्स है ये आपको लर्न करना पड़ता है, जैसे लर्न करना पड़ता है और अलग नंबर फॉर्म करने के लिए। जैसे कि 1 टू नॉर्मल नंबर्स में हमको 1 से लेकर 0 तक या फिर 10 तक नंबर्स लर्न करना होता है दूसरे नंबर फॉर्म करने के लिए। अगर आपको ये लर्न हो गया और यहाँ वाले ये जो बॉक्स में है ग्रीन बॉक्स में ये वाले सारे लर्न हो गए मेन पार्ट्स, तो आप इसको पूरा इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। तो आपको ये सब लर्न होने चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं L पर। L क्या होता है, L इजिकल टू 50। ये कुछ नोटेशंस है जो आपको लर्न करना होगा। L मतलब 50 होता है, C मतलब 100 होता है, D मतलब 500 होता है, M मतलब 1000 होता है। तो अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा कि 1 या फिर ये कितना हो जाएगा M और पीछे V, तो इसको हम कैसे लिखेंगे v माइनस एम, है ना, v माइनस एम, क्योंकि v पीछे है तो v मतलब कितना होता है 5, m मतलब कितना होता है 1000, तो 1000 माइनस 5 जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे इसका आंसर। तो ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं, और ऐसे ही आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी आपको खुद से भी मतलब 5-6 क्वेश्चंस बनाने होंगे। एक्सरसाइज में ऐसा भी है कि खुद से भी बनाए क्वेश्चन और उसके बाद एक्सप्लेन करके आंसर भी आपको देना है। तो अब मान लो आपके D यहाँ पे आपका 500 है, तो आपके लिखा होगा 1D, इसका मतलब क्या हो जाएगा 500 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 499। I पीछे लग रहा है ना, वही अगर D के आगे I लगता तो कितना हो जाता, D के आगे I लगता तो ये हो जाता 501, ठीक है। और इन सब में DI और इन सब में यहाँ पे ज़्यादातर कैपलाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको लगाना है क्योंकि फॉर्मल वे दिखता है तो अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं। लेकिन D और इन सारे लेटर्स में आगे के लेटर्स में 10 से आगे या फिर 50 से आगे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे कैपलाइन सबके ऊपर ऐसे से ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया रोमन न्यूमेरल्स। आपको ये 4, 5, 6, 7 ये आपको 7 के साथ लर्न करने पड़ेंगे, या फिर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। ये वाला पूरा कॉलम आप नोट कर लीजिए रोमन न्यूमेरल्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स के रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं जो आपको कभी चेंज नहीं होंगे, हमेशा हर जगह सेम ही रहेंगे। तो हमारा पहला रूल है इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स इट अकर्स। जैसे कि मैंने बोला था कि 3 होता है तो उसमें I 3 बार ऐड होता है, और एक I क्या रिप्रेजेंट करता है, एक I रिप्रेजेंट करता है 1 को, इजिकल टू 1 ना। तो अब 3 बार I को लिखेंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो यही इसमें बोला है कि इफ द सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मेनी टाइम्स इट अकर्स, मतलब जितनी बार वो एक वैल्यू रिपीट होगा उतनी ही बार वो ऐड होगा। तो इसका ये मतलब है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट है अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर दैन 3 टाइम्स बट द सिंबल V, L, D आर नेवर रिपीटेड। तो जैसे कुछ मेन होते हैं, जैसे कि I हो गया हमारे पास, X हो गया, ये होते हैं, ये हम रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स। जैसे हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो क्या आ जाता है, ये हमारे पास 3 आ जाता है। और अगर हम X को 3 टाइम रिपीट करेंगे, 3 ही टाइम रिपीट कर सकते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा 30। ये ऑलमोस्ट 2 चीज़ें हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स। और कुछ होती हैं कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि V,
L और D, ये तीनों को हम लोग बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर सकते, जैसे V नहीं लिख सकते, तो ये 15 बन जाएगा। ये बिल्कुल से रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। और L को भी हम 3 बार नहीं लिख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, हम लोग I और X को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, और हमें 40 बनाने के लिए इसको 4 बार X लिख देंगे तो ये 40 नहीं बनेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको 40 बनाना है तो यहाँ पे 3 बार X है, उसमें आपको 40 बनाना है ना, तो उसमें आप पहले 3 बार X नहीं लेंगे, आप लेंगे L जिसको बोलते हैं हम 50, और पीछे लिख देंगे X। तो क्या हो जाएगा, ये L होता है 50 रिप्रेजेंट करता है और X करता है 10 को। तो अगर X पीछे लिखा हुआ है तो वो ऑब्वियसली माइनस होगा, ये भी रूल है। तो ये हो जाएगा 40, और L मतलब 50 और ये X मतलब 10, तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमको 40 के लिए रिप्रेजेंट करना होगा, ना कि ये 4 टाइम्स X नहीं लिखना होगा। और अगर हमको 4 रिप्रेजेंट करना है तो 4 बार हम 4 टाइम्स हमको I नहीं रिप्रेजेंट करना होगा 4 के लिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको अगर 4 लिखना है तो हमको एक I पीछे रखेंगे और यहाँ पे V रखेंगे। V मतलब 5 होता है, तो 5 - 1 = 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, 3 बार I नहीं लिखेंगे। तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 रूल्स की तरफ। तो और हमारा नेक्स्ट 3 टॉपिक है, नेक्स्ट और 3 रूल्स हैं, टोटल 5 रूल्स हैं। 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिए, अब हमारे 3rd पे आते हैं। If a symbol of smaller value is written to the right of the symbol, its value is added। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था अभी, कि अगर मान लो v = कितना होता है 5, और मान लो v के आगे I आ गया, तो क्या हो जाएगा v + I। तो v I क्या रिप्रेजेंट करता है 1, और v क्या रिप्रेजेंट करता है 5, तो = 6 हो जाएगा। तो यही है, अगर किसी भी वैल्यू के आगे, किसी भी लेटर के आगे लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। x लिखा रहेगा, लाइक कुछ ऐसा, x तो नहीं, कुछ लिखा रहेगा तो वो ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3 बार हमने लिख दिया, तो हमारा क्या बन गया 5 6 7 8, ये हमारा 8 हो गया। 3 से ज़्यादा बार हम नहीं कर सकते, मैंने अभी 2 सेकेंड वाले में था, वो सेकेंड रूल में था। तो ये हम लोग आगे अगर लिखेंगे राइट साइड में तो वो ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है 4th वाला। 4th वाला है, if a symbol of smaller value is written to the left of the symbol, its value is subtracted। वही चीज़ है, अगर यहाँ पे v है, v = 5 रिप्रेजेंट करता है, उसके अगर हमने पीछे लिख दिया तो ये हमारा 4 बन जाता है, ना कि 6, क्योंकि ये पीछे है तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि I मतलब हमारा I मतलब क्या होता है, I मतलब 1 होता है, और उसके बाद v मतलब 5 होता है। तो जब हम लोग इसको = करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 5, तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही होता है, ये रूल है, आपको लर्न करना है, सब में काम आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं हम लोग 5th वाले पे। तो 5th वाले में हमको दिया है द सिंबल लाइक V, L, D आर नेवर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे ये बोला है कि मान लो यहाँ पे आपके पास हो गया L, अब यहाँ पे L के लेफ़्ट साइड में हम इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो, आगे वाले में, जैसे मान लो आगे वाले में कुछ भी हो, मान लो यहाँ पे हमने L एग्जाम्पल लिया है, पीछे V नहीं लिख सकते हम, ये रूल के ख़िलाफ़ है। रूल में बोला गया कि सिम्बल्स लाइक इन V, L और D कंपलसरी है कि वो पीछे किसी भी लेटर के पीछे नहीं लिखा जा सकता। ये रूल है, आपको सब चीज़ में फॉलो करना पड़ेगा। ये कुछ थ्योरम नहीं, इसको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, रूल है, सब में इक्वल रहेगा। अब D है, यहाँ पे D के पीछे आप V नहीं लिख सकते। मान लो L है, L के पीछे D नहीं लिख सकते। V है, V के पीछे L नहीं लिख सकते। ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1
NCERT का नोइंग आवर नंबर्स का पार्ट 2 ख़त्म होता है। तो यहीं पे हमने क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिया है। सो गुड बाय एंड टेक केयर।